हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम न्यू सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं साइंस में, जिसका नाम है दोस्तों फिजिक्स। तो फिजिक्स देखो, अगर वेटेज की बात की जाए तो फिजिक्स से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वहीं पे दोस्तों केमिस्ट्री से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और बाकी जितना भी वेटेज है वो है आपका बायोलॉजी का। बायोलॉजी से 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो बायोलॉजी हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी 2 चैप्टर बचे हैं, 2 टॉपिक। एक है दोस्तों विटामिन एंड प्रोटीन्स का, एक है आपका डिसीज का। तो विटामिन और प्रोटीन तो हम केमिस्ट्री में कवर करेंगे और डिसीज हमारा अभी 1-2 दिन में एक लेक्चर आएगा, उसमें कंप्लीट डिसीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स, और फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। देखो दोस्तों, फिजिक्स और केमिस्ट्री आप और हम सभी जानते हैं क्योंकि हम सभी साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो हमारे लिए फिजिक्स कोई बड़ी बात नहीं है। बस यहाँ पे हमने क्या जानना है, हमने सिर्फ इतना जानना है कि क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी चीजें बताऊंगा कि कौन सा पॉइंट कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, चैप्टर नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे पहला वर्ड पकड़ते हैं इसका, इलेक्ट्रिक। मतलब ये कहीं ना कहीं हमको फील दे रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन आप सभी समझते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये क्या होते हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ये तो आप सभी जानते हो। तो यहां पे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन के बारे में 2 टाइप से बात की जाएगी दोस्तों। एक, जब वो दोस्तों स्टैटिक हो, मतलब रुकी हुई कंडीशन में, तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या उसका इन्फ्लुएंसेस होगा दोस्तों, सभी बातें हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। और दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन मूविंग है तो उसको बोलेंगे डायनामिक, मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक। तो 2 ब्रांच में हम इसको पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनामिक। ठीक है, तो हम इसको 4 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। 2 लेक्चर इस पे आएंगे आपके, 2 लेक्चर इस पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले बात करेंगे फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई दोस्तों। तो ये कौन थे, ये थे माइकल फैराडे। ये थे दोस्तों फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, कोई भी अगर क्वांटिटी है, कोई भी पैरामीटर है, उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, मतलब परिभाषा कैसे बनाते हैं। परिभाषा का मतलब है उसके चारों ओर की भाषा, वो क्या बोलना चाह रहा है। तो ये कैसे बताते हैं आप, ये बताते हैं दोस्तों 2 बेसिस पे। एक होता है उसका ओरिजिन, एक होता है दोस्तों उसका कैरेक्टर। मतलब एक तो हम ओरिजिन के बेसिस पे बताएंगे और दूसरा बताएंगे दोस्तों उसके कैरेक्टर के बेसिस पे, क्या कैरेक्टर है इसका। इसी के बेसिस पे हम बताते हैं दोस्तों उसकी डेफिनेशन। तो यहां पे अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और फंडामेंटल क्वांटिटी वे होती है दोस्तों जिनका कोई भी ओरिजिन नहीं होता है, जैसे कि मास का कोई भी ओरिजिन नहीं होता है। तो इसलिए हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, हम इसके दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर इसको डिफाइन करते हैं। देखो यहां पे लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field। समझते हैं क्या मतलब है इसका। देखो दोस्तों, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना के दिखा रहा हूं, आगे हम इसको अच्छे से जानेंगे। ठीक है, इसमें कोई पार्टिकल, लेट्स सपोज ए पार्टिकल है, एक पार्टिकल बाहर है
बी पार्टिकल। दोनों पे चार्ज है दोस्तों, लेट हमने प्लस चार्ज लिया है दोनों पे। अब क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगी, इस ए पार्टिकल पर फोर्स लगेगी क्योंकि ये इस फील्ड में मौजूद है। तो ये फोर्स क्यों लग रही है? ये लगती है दोस्तों इस चार्ज के कारण। इस चार्ज के कारण ये फोर्स आपकी इस पार्टिकल पे लगने वाली है। तो इसी चार्ज को हमने क्या बोला है दोस्तों? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सिंपल। इस पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। और कोई भी अगर पार्टिकल है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब उदासीन है, न्यूट्रल है, उस पर भी कोई भी फोर्सेस नहीं लगती है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब दोनों टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव कौन सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा। देखो, जो हमारा एटम होता है, एटम में हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसके बाहर रिवॉल्व करते हैं दोस्तों एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, जबकि प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। अमाउंट कितना होता है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना होता है, इस पे होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस पर होता है दोस्तों +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये बात की हमने चार्ज के मैग्नीट्यूड की, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, तो ये होती है दोस्तों कूलम। कूलम एक साइंटिस्ट नेम है जिन्होंने दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट है। यूनिट क्या है? कूलम। तो यहां पे ध्यान रखना है, काफी बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। यहां पे मैंने नोट लिखा है, चार्ज इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है दोस्तों? चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी। चलिए अब आगे बात करेंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है दोस्तों। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब है कि अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं, Q1 2 कूलम, Q2 3 कूलम, Q4 5 कूलम, इस टाइप से चार्ज है। तो दोस्तों इनका हम सिंपल अलजेब्रिक सम कर देंगे, मतलब 2 3 5 5 10 कूलम चार्ज हो जाएगा प्लस। वेक्टर सम नहीं करेंगे। जिसमें हम वेक्टर सम करते हैं उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है और मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट होती है। बट इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटी यहां पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। देखो जैसे कि ह्यूमंस में भी होता है, लड़का और लड़का, मतलब अगर सेम सेक्स है तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक साथ नहीं रह सकते। और अगर डिफरेंट सेक्स है, मतलब कि लड़का और लड़की है, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ऐसे ही सेम इसमें होता है। आज तक तो कलयुग, अब तो कलयुग चल रहा है, ठीक है। मतलब ह्यूमंस में तो अलग चीजें चल रही है आजकल, बट ये तो सतयुग की बात है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सतयुग की बात है, मतलब ये अभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर सेकंड की, चार्ज इज इनवेरिएंट। देखो दोस्तों चार्ज इनवेरिएबल होता है। कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो चार्ज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की, ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स लाइटर न्यूट्रल बॉडी। देखो जो चार्ज होता है ना, आप ऐसे समझे एक पेन है आपके पास, आप उसको बालों में ऐसे रख दें तो चार्ज क्या होगा? इसकी सरफेस पे आ जाएगा, आउटर सरफेस पे आ जाएगा। अब आप क्या करना, कोई भी कागज का टुकड़ा लेना और उसको इससे उठा के देखना, उड़ जाएगा। कागज का टुकड़ा क्या है? न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, और इस पर चार्ज आ चुके हैं, तो ये क्या करेगा दोस्तों? उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिक्टिव। एडिक्टिव का मतलब क्या है? देखो इसको हम जब ऐड करेंगे दोस्तों तो विद साइन करेंगे। विद साइन का मतलब है
प्लस 2 कूलम माइनस 3 कूलम प्लस 6 कूलम। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ऐसे ऐड नहीं करेंगे 2 3 5 और 6 11, नहीं ये गलत हो जाएगा। हम इसका अलजेब्रिक सम करेंगे, मतलब हम इसमें साइन भी लेके चलेंगे। तो साइन लेके चलेंगे तो 2 और 3 मतलब -1 रह जाएगा, और ये मतलब प्लस के 5c रह जाएगा, मतलब 5 कूलम नेट चार्ज बचेगा, जिसका जो साइन होगा वो होगा प्लस। फिर है आपका पॉइंट नंबर 5, ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है दोस्तों कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है एक अकेला सिस्टम जो किसी के भी कांटेक्ट में ना हो। ध्यान रखना है आपका, कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए जो कि किसी के कांटेक्ट में नहीं होता है। तो अगर इसमें चार्ज प्रेजेंट है आपका 2 कूलम 5 कूलम एंड 6 कूलम, इस टाइप से चार्ज प्रेजेंट है। आप दोस्तों इस बॉडी पर कोई भी काम कर रहे हैं, आप इसको हिला रहे डुला रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, ये आपका कितना रहने वाला है, ये आपका टोटल 13 कूलम चार्ज रहेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं इसको, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 5 कूलम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है 1 कूलम, तो ये कितना हो जाएगा 5 6, बचेगा कितना 7 कूलम। मतलब यहां से चार्ज का कोई भी चार्ज कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं होगा। चार्ज ना तो खत्म होता है दोस्तों और ना ही बन सकता है, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ध्यान रखना है, ये सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम पे वैलिड होता है, और अगर कोई कॉन्टेक्ट में है बॉडी तो वहां पे दोस्तों ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि चार्ज क्या होते हैं, चार्ज ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी। और यही कॉन्सेप्ट दोस्तों दिया था गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, फ्रैंकलिन ने इसी कॉन्सेप्ट को दिया था, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट अबाउट चार्ज। चार्ज ऑन ए बॉडी ऑलवेज अकर इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं दोस्तों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, जो भी हम चार्ज लेंगे दोस्तों वो क्या होगा, n इंटू ई होगा, मतलब एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये हाफ में या किसी भी पार्ट में नहीं होगा, जैसे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन या कूलम 2.5 कूलम, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, ये कंप्लीट होगा 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम, ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहां पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं जो कि एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो देखो अभी हमने देखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कुछ इस टाइप से लिखते हैं, Q इक्वल टू N इंटू ई। एन क्या है दोस्तों, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पे आपने बताना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे अगर किसी बॉडी में 1 कूलम चार्ज प्रेजेंट है। तो देखो यहां से निकालना है हमको, N इक्वल टू Q अपॉन ई कर देना है। अब Q तो हमारा 1 हो जाएगा, E कितना है दोस्तों, E हम सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो यहाँ पे हम करेंगे तो 1.6 जब इसको डिवाइड करेगा एक को, तो मतलब 10 को डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 10 टू द पावर 18 इंटू 6.25, मतलब ऑप्शन तो है नहीं इसमें, आंसर आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। देखो दोस्तों करंट का मतलब होता है फ्लो रेट, मतलब किस दर से प्रवाह हो रहा है या किस दर से क्या किस रेट से फ्लो हो रहा है। इसको हम एफएम में भी पढ़ते हैं, मतलब फ्लूइड में पढ़ते हैं, जब हम पाइप पढ़ते हैं तो वहां पे भी देखते हैं दोस्तों कि किस रेट से फ्लो हो रहा है। तो ये वाटर का करंट भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक करंट भी हो सकता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का करंट भी हो सकता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनों के करंट को क्या बोलेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने एक पाइप बना रखा है या कोई वायर है और मैंने इसका एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कट कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों,
मैं इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर खड़ा होके मैं यहां पे काउंट कर रहा हूं कि कितने चार्ज या फिर कितने इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर सेक्शन से किसी एक यूनिट टाइम में पास किए, तो हम क्या करेंगे, उससे निकाल लेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक करंट पास किया। ठीक है, तो देखो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, यूनिट टाइम में कितने चार्ज यहां से पास किया है उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे क्यू अपॉन टी, मतलब I। और I क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा एम्पियर। और एम्पियर को हम लिखते हैं कूलाम्ब पर सेकंड। देखो Q क्या है, चार्ज, और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम्ब, और T टाइम है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो इसलिए एम्पियर को हम कूलाम्ब पर सेकंड भी लिखते हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एम्पियर को और किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे दोस्तों आपको दिखेगा 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या है, इसका मतलब है 10 टू की पावर -3 एम्पियर। वहीं पे दोस्तों 1 माइक्रो एम्पियर, इसका मतलब क्या है, 10 टू की पावर -6 एम्पियर। ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट हैं, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। फिर बात करेंगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों, जबकि हम इसमें डायरेक्शन की बात करते हैं। हम दोस्तों इसमें डायरेक्शन की बात करते हैं, फिर भी हम इसको बोले स्केलर क्वांटिटी। क्यों बोले हैं, क्योंकि दोस्तों देखो, अगर इधर से कोई करंट आ रहा है और इधर से कोई करंट आ रहा है I, इधर से भी कोई करंट आ रहा है, ये 2I है, ये 3I, तो जब हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट दोस्तों इनका वेक्टर नहीं निकलेगा, इनका हम सिंपल अलजेब्रिक सम कर देंगे, मतलब कि 5I कर देंगे। ठीक है, बट इसके पास डायरेक्शन होती है, इसके पास डायरेक्शन होती है करंट के पास। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो चलिए और जान लेते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है दोस्तों, अगर फ्लो कुछ इस टाइप से हो रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कभी भी प्रोटॉन फ्लो नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मास बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे दोस्तों टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो यहां पे लिखा है, सबसे पहला है डायरेक्ट करंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीसी। देखो डीसी कौन सा करंट होता है दोस्तों, डायरेक्ट करंट होता है। और डायरेक्ट करंट कैसा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ऐसे करंट को बोलेंगे दोस्तों हम डायरेक्ट करंट। आगे चल के दिखाऊंगा कैसे हो रहा है। इसका एग्जांपल हो जाएगा सेल। तो जो हमारी बैटरी होती है ना, सेल होती है, वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और सेल की डिस्कवरी किसने की थी, ये की थी दोस्तों वोल्ट ने। एसएससी जेईई में पूछा गया था कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, वोल्ट ने। और इसका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों डीसी डायनामो। डीसी डायनामो, देखो डायनामो दोनों टाइप के होते हैं, डीसी भी होते हैं, एसी भी होते हैं। ठीक है, तो सिंपल है आपका डीसी डायनामो एंड सेल। फिर बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट की, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एसी। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज होती है, उसको क्या बोलेंगे, एसी बोलेंगे, मतलब अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। अब यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ये है डायरेक्ट करंट, जो कि टाइम के साथ दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। ये है दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट, जिसके मतलब टाइम के साथ दोस्तों ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट और इनडायरेक्ट करंट तो आप सभी समझते हैं। इसमें यहां पे आके जीरो रहे, फिर यहां पे जीरो रहे। तो अगर कोई डायरेक्ट करंट आपको शॉर्ट लगता है, किसी डायरेक्ट करंट का शॉर्ट लगता है, या कोई डायरेक्ट करंट आपको पकड़ लेता है, मतलब तार आपने पकड़ा और आपको क्या होगा दोस्तों, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो आपको पकड़े रखेगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कहीं पर भी जीरो नहीं होता है। बट इन केस ऑफ एसी
इसमें ये 0 हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, ये इस पॉइंट पे आके और इस पॉइंट पे आके आपको झटका देगा। आपको झटका लगता है ना, वो कब लगता है, जब जो करंट है वो 0 हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा दोस्तों एसी डायनामो। फिर बात करेंगे नोट, रेक्टिफायर कन्वर्ट द एसी इनटू डीसी। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों एसएससी ने कई बार पूछे हैं ये दोनों पॉइंट। जैसे कि दोस्तों सबसे पहला है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। वहीं पे दोस्तों इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। आपने देखा होगा जो आपका इन्वर्टर है वो बैटरी से चलता है, तो बैटरी में कैसा करंट है, डीसी करंट है, और कैसा करंट मिल रहा है, बाहर जाके एसी करंट मिल रहा है। ठीक है, तो इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, वहीं पे रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। देखो दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मेजर करते हैं, एमीटर से। ठीक है, इसका सिंबल दिखाऊंगा आपको आगे चल के। फिर बात करेंगे करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, तो यहां पे लिखा है इलेक्ट्रिक करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा दोस्तों वायर है, तो इससे कितना करंट पास हो रहा है उसको बोलेंगे आई, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, करंट डेंसिटी बनेगा दोस्तों। ठीक है, करंट डेंसिटी बनेगा। अगर दोस्तों ए कम हो रहा है, ए कम हो रहा है और आई कांस्टेंट है, तो यहां पे क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, और डेंसिटी आप सभी समझते हैं घनत्व होता है, कितना घना है, तो यहाँ पे छोटे से एरिया से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं तो डेंसिटी ज्यादा होगी। इसका यूनिट सिंपल है, देखो करंट का हो जाएगा एम्पियर और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर है, क्योंकि दोस्तों देखो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो तो कैसा है, स्केलर है, बट एरिया कैसा होता है दोस्तों, एरिया हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ध्यान रखना है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स व्हेन ए यूनिट चार्ज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो दोस्तों सिंपल सा है, एक कोई यूनिट चार्ज यहां पे रखा है और यहां पे दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि बहुत मतलब चांद पे पहुंच गए, इन्फिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बात करते हैं इन्फिनिटी की, कि भाई अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और उसके पास थोड़ी दूरी पे बहुत छोटा सा एलिमेंट रखा हुआ है, तो उस बड़े ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वो इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगी, इसको खींचेगा, तो जो भी फोर्स लगी है, जो भी हमने काम किया है दोस्तों, किसने काम किया है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम किया है, तो ये जो फोर्स जनरेट हुई है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब चलिए इसको मैं सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा। देखो ये मेरा एक पाइप, एक पाइप ये है दोस्तों, जिसके दोनों एंड पर हेड सेम है, यहाँ पे भी हेड सेम है, यहाँ पे भी हेड सेम है, बट यहाँ पे दोस्तों हेड डिफरेंट है। यहाँ पे 10 हेड है, 10 मीटर हेड है, और यहाँ पे 5 मीटर हेड। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे क्या इसमें फ्लो होगा या फिर इसमें फ्लो होगा, तो सिंपल है, इसमें फ्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेड ज्यादा है। मैं सिर्फ हेड के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, एफएम में मत घुस जाना, वहां पे बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हेड के डिफरेंस के कारण इस साइड से एक प्रेशर जनरेट होगा, जिसके कारण दोस्तों ये फ्लो करता है। तो यहाँ पे तो हेड का डिफरेंस फ्लो करा रहा है। क्या यहाँ पे एनर्जी नहीं है, यहाँ पे भी एनर्जी है, बट दोनों एंड पे एनर्जी है, तो दोनों एंड की प्रेशर सेम होने के कारण फ्लो नहीं होता है। तो सेम दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट में भी होता है। देखो
यहाँ पे ये वायर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होंगे? अगर मैं दोनों साइड पे दोस्तों, हमने दोनों साइड पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा दिया, मतलब कि फोर्स लगा रखा, इधर से भी मैंने 10 का फोर्स लगा रखा है, इधर से भी मैंने 10 का फोर्स लगा रखा है, तो क्या ये फ्लो हो जाएंगे? आंसर होगा नहीं। इसको फ्लो कराने के लिए इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। अगर ऐसे फ्लो करेंगे तो इधर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, तो इधर की एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके फ्लो करेगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने को ही हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब आप पूछेंगे कि क्या ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट? दोस्तों नहीं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इतने भी फ्री नहीं होते हैं जैसे कि वाटर है, ठीक है, कि अपने आप ही चल देता है जैसे उसको ग्रेडियंट मिलता है। ये दोस्तों इतने फ्री नहीं होते हैं, ये बैंड में मौजूद होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइम के बैंड होते हैं, मतलब जोन होते हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो ये एनर्जी लेके ही चलते हैं। चलिए बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से, और इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों W/Q। मतलब हमने क्या किया दोस्तों, हमने यहां पर रखा हुआ Q इस पॉइंट पे ले आए हैं दोस्तों। भाई यहां पे हमने Q रखा है और इस पे हमने फोर्स लगाई है, एनर्जी लगाई है, और क्या किया है दोस्तों, इसको यहां पे ले आए। तो देखो इतनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है, फोर्स इस पे लगा है, तो हमने क्या किया है दोस्तों, इस पर काम किया है, ठीक है। तो वही वर्क डन क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना आपने, वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यूनिट पूछा जाएगा तो देखो वर्क डन का क्या होता है, जूल, और क्यू का क्या होता है, कूलम, तो जूल पर कूलम इसका यूनिट हो जाएगा, और इसका दूसरा यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है, इसका दूसरा यूनिट होता है दोस्तों वोल्ट, और इसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, इसको मेजर करते हैं दोस्तों वोल्ट मीटर से। ये एनर्जी है, ध्यान रखना आगे चल के काम आएगा, जब मैं आपको डायग्राम पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कैसे कैसे फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, तब वहां पे हम समझेंगे। इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये भी कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, ये भी स्केलर क्वांटिटी। अब आगे चलिए, यहां पे हम सिंबल देख लेते हैं डिफरेंट। ये देखो एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं सभी चीजें मैं आपको, प्लस जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, ठीक है, ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे, फिर प्लस होगा फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा फिर माइनस होगा। ए बैटरी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो जो मैं अभी बता रहा हूं आपको ये होता है, ठीक है, ये प्लस फिर ये आपका ये माइनस, तो ये होता है दोस्तों बैटरी और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आपने देखा होगा ना बैटरी में क्या होता है, बहुत सारी सेल्स लगी होती हैं। अब ये क्या करती है दोस्तों, ये अपने केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन चलती है उनके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करती हैं। जो भी केमिकल एनर्जी है या फिर केमिकल रिएक्शन है, उस रिएक्शन के थ्रू क्या बनाती है, पोटेंशियल एनर्जी बनाती है और उसमें डिफरेंस पैदा करती है, ठीक है। प्लग का जो सिंबल है दोस्तों, और स्विच, प्लग को हम स्विच भी बोलते हैं, इसका सिंबल है ये। प्लग की और स्विच मतलब जैसे ओपन है तो ओपन में आपका बीच में कोई डॉट नहीं होगा और क्लोज में डॉट होता है, ठीक है। जब हम प्लग को ऑन करते हैं तो उसका मतलब क्या है, ये वाला सिंबल, और जब उसको क्लोज करते हैं तो ये वाला सिंबल। ए वायर जॉइंट, तो जब एक वायर दूसरे वायर से मिलेगा तो ये वाला जॉइंट बनेगा। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, और अगर कोई वायर एक के ऊपर जा रहा है ज्वाइन नहीं हो रहा है तो ये वाला सिंबल बनेगा दोस्तों। इलेक्ट्रिक बल्ब है तो इस टाइप से आप दिखा सकते हैं। रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आप ऐसे दिखा सकते हैं दोस्तों। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सभी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं। एमीटर
इस टाइप से दिखाते हैं दोस्तों, और वोल्ट मीटर हम इस टाइप से शो करते हैं। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। आजकल वहां पे सिंबल दिखेगा, मतलब सिंबल देगा और उसका नाम पूछ लेता है। बहुत बार ऐसा हमने देखा है DSSB के एग्जाम में, आपको ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे आपने बताना है दोस्तों कि जो आग होती है, आग को हम, कौन सी आग? इलेक्ट्रिक फायर को। इलेक्ट्रिक फायर को हम पानी डाल के नहीं बुझाते हैं, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि इट कैन कॉज इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे दोस्तों ये शायद गलत हो गया है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, क्योंकि ये कॉज करता है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस का। आपको पता है वाटर में क्या प्रेजेंट होते हैं? सोल्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर प्योर वाटर है उससे आप आग बुझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इम्प्योर वाटर है, जो कि हम जनरली यूज करते हैं, पोर्टेबल वाटर, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? उसमें सोल्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके सोल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं दोस्तों? ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये पानी में मौजूद होंगे तो पानी में क्या छोड़ देंगे दोस्तों? आयन, आयन छोड़ देंगे। और आयन ही क्या करते हैं दोस्तों? आयन ही कैरी करते हैं करंट को। मतलब आयन ही क्या है दोस्तों? बेसिकली आयन ही करंट है, क्योंकि यही चलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव चलता है तो उसमें करंट पैदा हो जाता है। इसलिए हम कभी भी जो करंट से लगी हुई आग है उसको पानी से नहीं बुझाते। ये तो सभी जानते हैं, बट इसका कारण क्या है? कारण है इसका इट कैन कॉज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नोट लिखा है दोस्तों यहाँ पे, इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो इन टेलीफोन लाइन। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि टेलीफोन लाइन में कौन सी एनर्जी फ्लो करती है? तो आपने बताना है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी टेलीफोन लाइन में फ्लो करती है। यहां पे दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या कन्वर्ट करती है दोस्तों? तो ये कन्वर्ट करती है लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो जो आप फोटो इलेक्ट्रिक सेल देखते हैं, इसमें क्या होता है दोस्तों? ये ऊपर से पड़ने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करती है और उसी से क्या बनाती है? उसी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ओम्स लॉ के बारे में, जो किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों जॉर्ज साइमन ओम ने। ओम लॉ किसने दिया था? जॉर्ज साइमन लॉ ने, ओम ने। ये क्या है दोस्तों? ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। भाई समझो, अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मैं इस एंड पे 10 का लगा रहा हूं और इस एंड पे 8 का लगा रहा हूं, तो डिफरेंस कितना है? 2 का। तो जो भी फ्लो होगा वो उसका रेट कैसा होगा? स्लो होगा। अभी मैं अगर बात करूं, यहाँ पे 10 का लग रहा है और 5 का लग रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 5 का। तो इसमें स्लो होगा फ्लो और इसमें फास्ट होगा। तो इसलिए जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है? करंट होता है, ठीक है। तो इनका जो डायग्राम बनता है कुछ इस टाइप से बनता है दोस्तों, इस टाइप से लीनियर होता है, ठीक है। इधर मैं V दिखा रहा हूं, इधर I दिखा रहा हूं। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ध्यान रखना है आपने। और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं दोस्तों, तो यहां पे क्या आ जाता है? V इक्वल टू R I, या फिर V इक्वल टू IR, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये R क्या है? ये है दोस्तों रेजिस्टेंस। ये R क्या है? ये ही आपका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। और R है दोस्तों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। चलिए आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में और कुछ बातें जानते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट दोस्तों ओम है और क्या हो जाएगा? वोल्ट पर एम्पियर। कैसे? देखो R इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा, तो V का वोल्ट और I का एम्पियर। ध्यान रखना आपने, जो ओम होता है उसका ओम
ओमनी, ये जो आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है उसका यूनिट होता है दोस्तों ओम, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो वे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चलिए पहले मैं आपको बता दूं रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो दोस्तों, ये रास्ता है इस टाइप से, यहां पे दोस्तों रुकावट है, आप चल रहे हैं तो आपको ये रुकावट डालेंगे और यही आपके रास्ते में क्या बनेंगे दोस्तों, रुकावट, और इन्हीं को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही करंट के रास्ते में क्या होते हैं, और कुछ रुकावट होते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्रिक्शन होता है, ये आपस में भी टकराते हैं, तो ये क्या पैदा करते हैं, रुकावट पैदा करते हैं। तो इसी रुकावट को क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। भाई रुकावट जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा किसी पार्टिकल को मूव कराने के लिए। तो यहां से भी आप देख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, तो अगर R बढ़ेगा तो V बढ़ेगा आपका, ठीक है, ध्यान रखना आपने। चलिए अब बात करते हैं किन किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है। तो पहली बात है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो देखो ये हमारा एक कंडक्टर का वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ है L और इसका क्रॉस सेक्शन है A। अब देखो दोस्तों, अगर ये L लेंथ 1 मीटर है और एक दूसरा बनाया हमने 2 मीटर का, तो यहां पे फ्रिक्शन किसमें ज्यादा होगा, यहां पे फ्रिक्शन किसमें ज्यादा होगा, फ्रिक्शन इस वायर में ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा लंबा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। अब बात करेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, ये मेरा एरिया है इतना बड़ा, और ये दोस्तों दूसरा एरिया छोटा। तो अब आप बताएंगे कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास करेंगे या इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, क्योंकि ये बड़ा है, एरिया ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, ज्यादा चार्ज पास करेगा, ज्यादा चार्ज पास करेगा तो ज्यादा आई पास करेगा, और ज्यादा आई पास करेगा तो रुकावट क्या होगी, कम। इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर है उसका नेचर क्या है, मटेरियल का, मटेरियल कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है। तो यहां पे मैंने लिखे हैं कुछ कंडक्टर के नाम, जैसे कि दोस्तों सबसे पहला है सिल्वर। तो सिल्वर को सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। उसके बाद गोल्ड आ जाएगा, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, फिर मरकरी, स्टील, आयरन, सी वाटर। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर, दूसरे नंबर पे गोल्ड, फिर कॉपर और फिर एल्यूमिनियम। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। अब बात करेंगे दोस्तों डी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ये डी नहीं होगा, ये अलग पॉइंट है, ये हेडिंग है दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो यहां पे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज लीनियरली विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा दोस्तों लीनियरली। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं वे ज्यादा एनर्जी लेके उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये बहुत तेजी से फ्लो करेंगे और ये आपस में टकराएंगे, और टकराएंगे तो क्या होगा, इनका रेट कम होगा, रेट कम होगा मतलब आई कम हो जाएगा, और आई के कम होने को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब रुकावट पैदा हो रही है। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद टेम्परेचर। इसका मतलब है अगर कोई सेमीकंडक्टर है उसका आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसमें और तेजी से फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब कि करंट अच्छे से पास होगा। ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि देखो जो कंडक्टर होता है ना उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर अर्धचालक
उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से उसमें करंट का फ्लो कैसा होता है, बहुत धीमा होता है। बट जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो करंट फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सा है। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज विद टेम्परेचर, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी होते हैं जो कि आयंस देते हैं किसी भी सॉल्यूशन में घुलने के बाद। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके घुलने की रेट क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगा, मतलब ये डिजोल्व अच्छे से होंगे अब, और अच्छे से अपने आयंस को दे पाएंगे वहां पे, और उसके थ्रू दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहां पे बात करते हैं पॉइंट नंबर डी की, रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो अलॉय होते हैं दोस्तों वे क्या होते हैं, एक से ज्यादा सब्सटेंस के बने होते हैं, उनको बोलते हैं अलॉय। तो अलॉय में क्या होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस बढ़ता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों लास्ट पॉइंट की, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों रो से, और ये यहाँ पे कैसे आया है चलिए जानते हैं। देखो आर को हमने देखा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के, और आर दोस्तों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो ये बनेगा आपका एल अपॉन ए। अब इसको हटाएंगे तो ये आएगा आपका रो एल अपॉन ए। सिंपल है। रो क्या है दोस्तों, रो है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसका आपसे यूनिट पूछा जाएगा तो यूनिट बता देना आपने, ओम मीटर है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। कैसे दोस्तों, देखो रो हो जाएगा आपका आर ए अपॉन एल। यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ए मीटर स्क्वायर, एल मीटर, यहां से कट जाएगा, ये रह जाएगा आर मीटर, मतलब ओम मीटर। ठीक है। नोट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल। मतलब जो रेजिस्टिविटी है दोस्तों वो कंडक्टर के ज्योमेट्री मतलब उसकी लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन, इस पर डिपेंड नहीं करती है। ये सिर्फ डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ मटेरियल पर। जैसे कि अगर हम बात करें सिल्वर की, बात करें गोल्ड की, तो सबसे ज्यादा कंडक्टर कौन है, सिल्वर है, फिर गोल्ड है। तो इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी और इसकी रेजिस्टिविटी एज कंपेयर टू सिल्वर ज्यादा। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ मटेरियल पर, ना कि उसकी ज्योमेट्री पर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो हम पब्लिक करने वाले हैं, और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, मुझे इस नंबर पे मैसेज करके 9568738917। देखो दोस्तों आप कहीं से भी पढ़ लेना, बट आपके जो मन में बहम है ना कि क्वेश्चन नहीं लगते, आप कहीं से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नहीं लगते हैं, बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके पेपर को बैठ के एनालाइज करेंगे। इसमें बहुत टाइम लगता है, हर एक पॉइंट को इंक्लूड करने में बहुत टाइम लगता है। कोर कोई भी पढ़ा देगा, बट जो आपके काम की चीज है वो सिर्फ वही पढ़ा पाएगा जिसको उसकी नॉलेज होगी, और जिसने आपकी जिम्मेदारी ली है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो हम आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को हम आपको बिल्कुल अच्छे से बताएंगे, और जब आप एग्जाम देंगे सभी क्वेश्चन आपके प्रॉपर लगेंगे। तो आपने इस नंबर पे मैसेज करना है और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना है, इससे आपको ही बेनिफिट मिलने वाला है। आप देखेंगे जब एग्जाम होगा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा दोस्तों, ये गारंटी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।